नमस्कार। आज की प्रस्तुति है ई लर्निंग यानी कि ई अधिगम। आज सभी लोग इस बात को अवश्य समझते हैं कि ई मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, और उसके साथ ही ये ई शब्द जिसका विस्तार इलेक्ट्रॉनिक है एक विशेष आयाम पाया जाता है। हम चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में हैं इसलिए अधिगम की बात करेंगे, लर्निंग की बात करेंगे, और इसीलिए हमारा टॉपिक बना है ई अधिगम या ई लर्निंग। ई अधिगम अधिगम का वह प्रकार है जिसमें अधिगम हेतु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या स्रोतों की मदद ली जाती है। इसमें दृश्य व दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से अधिगम को सरल बनाया जाता है। इन साधनों में माइक्रोफोन, दृश्य व दृश्य श्रव्य टेप, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम में सूचना व संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग मुख्यतः होता है किसके लिए? अधिगम को कराने के लिए। इसके अंतर्गत टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ईमेल चैटिंग, ये सारा कुछ इसी के ही तहत आता है। इन सब में इंटरनेट व वेब तकनीकी का इस्तेमाल हम करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर बहुमाध्यम नेटवर्किंग इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के प्रमुख सहायक हैं। आप समझिए ये अधिगम में बहुत सारी डिवाइसेस भी हमारी मदद करती हैं। अगर मान लीजिए ये एक माइक है तो निश्चित रूप से यह भी एक बहुत बड़ी क्लास को संपर्क करने में सहायता करेगा। एक छोटे से फोन से जो कुछ प्रसारित होगा वह इसके माध्यम से विस्तारित हो जाएगा। इसी तरह से जब हम किसी हुई चलती हुई वीडियो के इसके माध्यम से रोक देते हैं, पुनः चला देते हैं, पुनः रोक देते हैं, तो यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह भी हमारी इसी तरह से मदद करती है। ठीक इसी तरह से आप इस्तेमाल करते हैं पेन ड्राइव्स का, और इसमें लगाने के बाद आप जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं चलाने में, और उसके बाद सुनने में, बार बार सुनने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे साधन ई अधिगम के सहायक साधन ही हैं। जैसे मान लीजिए आप पुस्तक पढ़ने के लिए ये किंडल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किंडल का इस्तेमाल ये भी आपका इसी तरह का एक साधन है जो कि आपकी ई अधिगम में मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिन्हें हम ई अधिगम के साधन मान सकते हैं। तो मुख्य रूप से यह बात समझ में आ ही गई होगी कि इसका आशय क्या है। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम या ई अधिगम का आशय क्या है? ये अधिगम का वह प्रकार है जिसमें अधिगम हेतु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या स्रोतों की मदद ली जाती है। आइए अब इस संदर्भ में हम एक विचारक के विचार ले लेते हैं। वह है रोजनबर्ग महोदय। इन्होंने बताया 2001 में कि ई अधिगम से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकों के ऐसे उपयोग से है जिनसे विविध प्रकार के ऐसे रास्ते खुले जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। इसका आंग्ल वर्जन आप समझ लीजिए कि ई लर्निंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज दैट ओपन अप ए वैरायटी ऑफ। अब अगर मान लीजिए इस तरह का ब्रेक हो जाए और अचानक लाइट चली जाए तो यह इस अधिगम की सीमा है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि जहां पर निर्बाध व्यवस्थाएं हैं वहां पर यह व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं। तो हम यहां पर पहले उस विचार को पूरा कर लेते हैं, फिर उसको जब हम लाभ और सीमाओं की चर्चा करेंगे वहां पर इस तरह के एग्जाम्पल से आपको जोड़ेंगे। आप एक बार पुनः रोजनबर्ग महोदय का 2001 का यह उद्धरण सुने। ई अधिगम से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे उपयोग से है जिनसे विविध प्रकार के ऐसे रास्ते खुले जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। अब इसका आंग्ल वर्जन, ई लर्निंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज दैट open up a variety of avenues through which knowledge and work abilities can be enhanced। तो आप ये समझिए इसका पूरे का मतलब यह है कि ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए हम जिस इलेक्ट्रॉनिक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह ई अधिगम में सहायक साधन है।
और ई अधिगम वह है जब हम इन स्रोतों के माध्यम से अधिगम कर रहे हैं, तो यह ई अधिगम है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही सरल और संदर्भित परिभाषा से आपको जोड़ा गया है और इसका आशय स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब हम विचार कर लेते हैं कि इस ई अधिगम के लाभ क्या है। ई अधिगम के बहुत सारे लाभ हैं। हम यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से इसको कुछ बिंदुओं में विभाजित कर लेते हैं। और इसमें पहला बिंदु हम रखते हैं कि कहीं भी कभी भी अधिगम। अगर हम कहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं और कभी भी अधिगम करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए रात में 2 बजे हमारी नींद खुलती है तो हम YouTube पर चला लेते हैं और मान लीजिए इसी वीडियो को देखना है तो इसको आप देख सकते हैं एजुकेशन आचार्य पर जाकर के। इसी तरह से आप किसी भी क्षेत्र के किसी भी तरह के ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं और कहीं भी जहां पर कि इंटरनेट की सुविधाएं हैं और आपके हाथ में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल रास्ते में जब आप कहीं जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी से या बस में बैठ करके, तब भी आप अध्ययन कर पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये कहीं भी और कभी भी अधिगम का ये लाभ इस ई लर्निंग के माध्यम से ही हमको मिला है। तो ये ई लर्निंग का एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और हम जो विभिन्न कार्य करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, और अगर मान लीजिए वही समय अध्ययन का है, वही समय विद्यालय जाने का है, तो वहां ना पहुंच करके भी हम दूसरे समय में उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रभावी अधिगम सामग्री। एक ही विषय पर बहुत सारे विद्वान अपनी बात रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस आयाम को ढूंढ सकते हैं, हम उस डायमेंशन को ढूंढ सकते हैं जिस डायमेंशन की हमें तलाश है। सटीक रूप से हम किस बिंदु पर अध्ययन करना चाहते हैं, अधिगम करना चाहते हैं, वह हम समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम जानना चाह रहे हैं कुछ बनाने के लिए रेसिपी, तो वह भी हमको इस पर मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि किसी डिवाइस का इस्तेमाल कैसे होता है, तो वह भी हम इन माध्यमों के द्वारा से ई लर्निंग से सीख सकते हैं। यह केवल ऐसा ही नहीं है जो आपको केवल किताबी ज्ञान देगा, बल्कि संपूर्ण परिक्षेत्र में जहां भी जिस तरह के ज्ञान की आपको आवश्यकता है, वह सारी प्रभावी अधिगम सामग्री हमें इस स्रोत से मिलेगी। ई अधिगम हमारी मदद करता है और इसके बहुत सारे साधन हमारे अलग अलग रूप में मदद करते हैं। अब इसका एक और बिंदु लेते हैं, शिक्षण विधियों का प्रभावी अधिगम। शिक्षण विधियां बहुत सारी हैं और बहुत सारी विधियां होने की वजह से अलग अलग तरह के अधिगम कराने के लिए अलग अलग विधि काम में आती है, और कभी कभी इन तमाम विधियों का हमें संयोजन भी करना होता है। और जो हमारी ई लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं वो इस तरह के बने हुए होते हैं, इस तरह के विद्वानों द्वारा बनाए गए होते हैं कि बहुत सारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल प्रभावी अधिगम के लिए किया जाता है, तो हम इस माध्यम से उसका लाभ भी उठा सकते हैं। एक और बात है स्वगति से अधिगम। हम अपनी गति से अधिगम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बात हमने सुनी, हमारी समझ में नहीं आई, तो हमने उसको फिर रिवर्स कर लिया, दोबारा से सुन लिया, 3 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, कब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम अपनी गति से अधिगम कर सकते हैं और हम बाध्य नहीं है। आप ये समझिए जो परंपरागत रूप से क्लासेस चलती हैं वहां पर भी एक के बाद दूसरी बार पूछने पर अध्यापक झुंझला जाते हैं। यहाँ पर आप उसको कितनी भी बार रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अधिगम कर सकते हैं। तो ये ई अधिगम का एक बहुत बड़ा फायदा है। अगली बात, तत्संबंधी गैजेट्स का सम्यक उपयोग। जो गैजेट्स हैं उनका हम सम्यक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये समझिए कि हमें ये याद रखना है कि हम कितने कदम दौड़े हैं, तो हमारी जो डिवाइस है घड़ी, वह हमारी इसमें मदद कर रही है। अगर हमें कहीं से कहीं भी कोई सी भी किताब पढ़नी है, तो ये आप देखिए किंडल है, ये आपकी मदद कर रहा है। बहुत सारे साधन वरदान के रूप में हमारे साथ खड़े हो गए हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। और इसका सम्यक इस्तेमाल हमें सही दिशा में आगे की ओर ले जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल हमारा पतन भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम इसका सम्यक इस्तेमाल करें। हम अपने मोबाइल फोन से बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ों को निकालें,
जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं उस पर विविध विचारकों के विचार निकालें, उसको हम अलग अलग डायमेंशन से देखें। तो ये तत्संबंधी गैजेट्स का जो उपयोग हम करना सीखे हैं वह इस ई लर्निंग के तहत ही आता है। अगली बात, परंपरागत संसाधन से वंचितों को वरदान। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनके पास कि परंपरागत साधन से जुड़ने का समय नहीं है, जो अगर अर्न नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस समय वो अर्न कर रहे हैं उसी समय विद्यालयों में जाकर अधिगम संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ई लर्निंग एक सहायक के रूप में खड़ी होती है और कहती है हम आपकी मदद करेंगे, आप कभी भी सीखने का प्रयास करें, हम आपके साथ हैं। तो आप समझिए, तो तमाम गैजेट्स उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, तमाम व्यवस्थाएं उस मदद के लिए तैयार रहती हैं। और आज तो संसाधनों के विकास का वह दौर है जबकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए सुबह के समाचार आपसे छूट गए हैं, आपके ज्ञानवर्धन में कहीं कुछ दिक्कत हुई है, तो सुबह के समाचार आप शाम को देख सकते हो। सुबह कोई प्रोग्राम आया है बहुत उपयोगी है और उस समय आपको कहीं और जाना था, तो आप अपने समय में उसको देख सकते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हुई हैं, तो वो परंपरागत संसाधन, विद्यालय, अध्यापक, उनके बीच पहुंचना, यूनिफॉर्म का बनना, इन सारी चीज़ों से निजात लेते हुए हम अपने अधिगम स्तर का उन्नयन कर सकते हैं। अगला बिंदु, मानसिक स्तर, कौशल व रुचि के अनुसार अध्ययन। हमारा जैसा मानसिक स्तर है, कोई मजाक बनाने वाला नहीं है। आप उसको 2 बार सुन रहे हैं, 4 बार सुन रहे हैं, आप एक वीडियो को, किसी चीज को सीखने के लिए 1 बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, 4 बार देख रहे हैं। आपका जैसा मेंटल स्टेटस है आप उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अब 1 बार देख के समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा रुचि है कि हम इस तरह की चीजों का अध्ययन करेंगे, तो आप उसी तरह के देखिए, कहीं कोई मना नहीं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको बाध्य करेगा कि आप केवल यही देखें। तो ये गैजेट्स ई लर्निंग में आपकी मदद करते हैं और आपके रुचि के क्षेत्र से आपको जोड़ते हैं। और आपका अगर मान लीजिए कौशल विकास हुआ है और आप और ऊंचे उस लेवल पर जाना चाह रहे हैं, तो कौशल का आप निरंतर विकास कीजिए। उस कौशल से संबंधित बहुत सारे टेक्स्ट देखिए आप। तो निश्चित रूप से ये ई लर्निंग एक वरदान है उन लोगों के लिए जो कि एक विशेष मानसिक स्तर के हैं, जो कौशल में निरंतर उन्नयन चाहते हैं, जो अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करना चाहते हैं और किसी लीक से बंधना नहीं चाहते। एक और बिंदु, आवश्यकता अनुसार अध्ययन। हमारी आवश्यकता जिस तरह की है हम उस तरह का अध्ययन कर लें। मान लीजिए हम कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय से जुड़े हुए चीजें हम देखना चाहते हैं, तो हम केवल उसी का ही अधिगम करें। हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वहां पर किस किस तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं, कौन से व्यंजन बनाए जा सकते हैं, कौन से किस तरह परोसे जा सकते हैं, इन सारी चीजों का हम अधिगम कर सकते हैं। और ई लर्निंग की ये प्रोसेस इसमें सहायक होगी। इसी तरह से उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण, ये डायग्नोस्टिक जो टीचिंग है वह भी इसके माध्यम से संभव है। आप निदान पा सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को उस पर रख सकते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप फेल कर जा रहे हैं तो आप दूसरी पुनः उसके लिए प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से निदान की स्थिति को आप प्राप्त कर ही लेंगे। एक और बात, गुणवत्ता युक्त प्रभावी माध्यम। ई लर्निंग में एक ही टॉपिक पर सैकड़ों विचारकों के विचार आपको मिलेंगे। तो आपको जब ये लगे कि हाँ ये क्वालिटी वाला विद्वान है, तो उस क्वालिटी वाले विद्वतजन से आप जुड़ सकते हैं, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे अध्ययन कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप गुणवत्ता युक्त और प्रभावी अध्ययन कर पाएंगे ई लर्निंग से जुड़कर। साथ साथ अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई बिंदु ऐसा है जिस पर कि आपको कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उन विद्वतजन को लिख करके और उनसे विनय कर सकते हैं कि आप इस पर कम से कम कोई वो डाल दीजिए, तो वो विद्वान उस पर भी काम करेंगे और निश्चित रूप से आपकी उस समस्या का निदान हो जाएगा। एक और विचार, स्व क्षमता अनुसार अध्ययन। हमारी क्षमता है कि हम एक दिन में आधा घंटा पढ़ सकते हैं, 5 घंटे की सिटिंग ले सकते हैं, 3 घंटे देख सकते हैं, 4 घंटे कर सकते हैं। तो ये जो हमारी क्षमता है हम उसके हिसाब से अधिगम कर सकते हैं। हम बाध्य नहीं है कि 8 घंटे होते हैं अगर मान लीजिए परंपरागत शिक्षण के, तो 8 पीरियड्स में हमें वहां रहना है। हम जितने समय अध्ययन कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम अधिगम कर सकते हैं। ई अधिगम हमें विविध समयों पर, विविध स्थानों पर
हमें हमारे समय में, हमारे अनुकूल स्थिति में रह करके अधिगम में मदद करता है। तो ई लर्निंग के ये कुछ बिंदु जो आपके सामने रखे कि यह इसके लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, एक बार पुनः दृष्टिपात कर लेते हैं। कहीं भी कभी भी अधिगम। दूसरी बात, प्रभावी अधिगम सामग्री। तीसरी बात, शिक्षण विधियों का प्रभावी अधिगम। चौथी बात, स्वगति से अधिगम। पांचवी बात, तत्संबंधी गैजेट्स का सम्यक उपयोग। इसके बाद परंपरागत संसाधनों से वंचितों को वरदान। परंपरागत संसाधन से जो वंचित हैं उनके लिए वरदान है। नेक्स्ट, मानसिक स्तर, कौशल व रुचि के अनुसार अध्ययन। एक और बिंदु है आवश्यकता अनुसार अध्ययन। फिर अगला बिंदु मैंने विचार किया जिस पर उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण, और उसके बाद विविधता में एकता के दर्शन। आप ये समझिए, ये बहुत कीमती बिंदु है जो उस समय डिस्कशन से रह गया था। विविधता में एकता कैसे? हम भारत में बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले लोग रहते हैं, बहुत तरह की संस्कृति वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे की आचार विचार और परंपराओं वाले लोग रहते हैं, और ये जो साधन है ई लर्निंग के, ये हमें हर भाषा में उपलब्ध है। यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। तो यहां पर हम एकता के दर्शन करते हैं कि आप अपनी भाषा में सीख लीजिए, आप अपने अंदाज में सीख लीजिए, आप उस विविधता को रखते हुए भी एक तरह की चीज को सीख सकते हैं। कोई एक ही चीज सीखनी है, निश्चित रूप से जो हमारी अपनी भाषा होगी, जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, जो हमारी मातृभाषा रही है, जो हमारे घर की भाषा रही है, उसमें हम अच्छी तरह सीखेंगे। एक हिंदी बेल्ट का विद्यार्थी हिंदी में अच्छा सीखेगा, और अगर मान लीजिए कोई दक्षिण भारत का है तो वह अपनी भाषा में सीखेगा। तो आप किसी भाषा में सीखते हैं, आप सीखिए, और निश्चित रूप से इससे अधिगम का उन्नयन होगा। और यह ई अधिगम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। इसके अलावा गुणवत्ता युक्त प्रभावी माध्यम, हम क्वालिटी वाला माध्यम अपना चुन सकते हैं और क्वालिटी वाले लोगों को सब्सक्राइब करके उनके साथ जुड़ सकते हैं, जो आपको ऐसी दिशा में ले जाए जहां से पतन की प्रारंभ होता है, जहां पर विचारों में परस्पर अवरोध की स्थिति देखने को मिलती है, जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उनको हम सुनना छोड़ सकते हैं। एक और बिंदु, स्वक्षमतानुसार अध्ययन। हमारी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से हम पढ़ें, ओवरलोडेड ना हो और खुश रहें। ये हमने अभी जो वर्णित किए, ये ई लर्निंग के कुछ लाभ थे। आइए अब हम विचार कर लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं, ई लर्निंग की सीमाएं क्या हैं, ई अधिगम की सीमाएं क्या हैं, मतलब लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग। तो लिमिटेशंस में क्या क्या है? इसमें एक तो बात, पहली बात समझिए कि शिक्षा का यांत्रिकीकरण। यांत्रिकीकरण हो गया, यंत्र के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उससे हम, अगर मान लीजिए हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस समय हम सीधे सीधे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते, बाद में आप लिख करके करेंगे, उसमें समय लगेगा। तो ये जो यांत्रिकीकरण हो गया है, इससे एक चीज तो साफ है कि अगर मानव को अधिगम कर रहा होता था तो वो सामने वाले की स्थिति को समझ रहा होता था, किस तरह का वातावरण है, किस तरह का मौसम है, किस तरह की स्थितियां, सबको समझ करके अध्ययन करा रहा होता था। लेकिन मशीन ऐसा नहीं करती, कभी भी ऑन कर लीजिए एक ही तरह का बोलेगी। तो ये यांत्रिकीकरण, ये एक इसका दोष माना गया है। दूसरी बात, अधिगमकर्ताओं की नकारात्मकता। जो लोग अधिगम कर रहे हैं तो वही इसे अच्छा नहीं समझते। आप समझिए कि किसी भी देश में जब कोई नई तकनीक आती है, जब कोई नई बात होती है, तो सहज ही सर्व स्वीकार्य नहीं होती, उसे समय लगता है। और यह भी अभी इसी फेज में है। अभी भी लोग परंपरागत शिक्षा को ही दी बेस्ट मानते हैं, अभी भी ई अधिगम पर उतना जोर नहीं है। तो जब वह कर्ता जिसको कि वह प्राप्त करना है, जब वही इसे लोएस्ट मान रहा है, छोटे दर्जे की मान रहा है, और ये मान रहा है कि इसको देखते देखते भटकाव हो जाता है और हम उस निम्न स्तर के ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं, तब फिर ये एक बहुत बड़ी सीमा है। जब हम अपने को साध लेंगे और इस तरह से जिस ज्ञान की आवश्यकता है उससे अपने आप को जोड़ेंगे, तब तो हमें इसका फायदा दिखेगा। लेकिन जब तक हम संयत नहीं हैं, जब तक वह विचारधारा नहीं पनपी है, तब तक ये एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। अगली बात, वांछित कौशलों का अभाव। वह कौशल हमारे पास है ही नहीं जिससे कि हम उस चीज का अध्ययन कर सकें। अब ग्राफिक्स
बनाना है, बना करके बताना है तो आना तो चाहिए। अगर हम किसी भी चीज की प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं और किसी माध्यम से करने जा रहे हैं तो उसकी अपनी एक भाषा होती है। आप ये समझिए, कई बार जब हमारे खुद के विचार पर हमारा शरीर साथ नहीं देता तो हमारी गात भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज है, वह बता देती है कि इसके मन में कुछ और है, कर कुछ और है, किसी दबाव के अधीन कर रहा है। तो वांछित कौशलों का अभाव होने से भी वांछित अधिगम प्राप्त नहीं हो पाता। यह एक बहुत बड़ी कमी। एक और बिंदु, अंतः क्रिया का अभाव। गुरुजी साथ में है तो उन्हें पता है कि इस बच्चे के साथ यह दिक्कत है। यह उस फैमिली से है जहां पर कि चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, और वह उस फैमिली से है जहां पर कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और गुरुजी जानते हैं कि हर एक स्तर पर अलग अलग विद्यार्थी से किस तरह टैकल करना चाहिए, किस तरह के प्रश्न किसके माध्यम से पूछें और किस तरह से अधिगम को प्रभावी बनाएं। लेकिन जो प्रस्तुत करने वाला यंत्र है वह इस बात को नहीं समझता, तो अंतः क्रिया नहीं हो पाती, और ये इसका एक बहुत बड़ा अभाव है। एक और बिंदु, व्यक्तिगत संसाधनों का अभाव। अब हर व्यक्ति तो साधन संपन्न नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर हो, हर व्यक्ति के पास तमाम गैजेट्स हों, ये संभव नहीं है। आज भी हम जो कि कृषि प्रधान देश के निवासी हैं, बहुत सारी चीज़ों को उस समय करते हैं जब कृषि उपज बिक चुकी होती है, तो हमेशा संसाधन नहीं होते, और जब वो संसाधन नहीं है तो अधिगम कैसे हो पाएगा। एक ही क्लास के 50 बच्चों को एक तरह का काम दिया गया तो जिनके पास संसाधन है वो तो कर लेंगे, और जिनके पास संसाधन नहीं है वह तो दिक्कत में रहेगा। तो यह भी भारत के हिसाब से एक बहुत बड़ी कमी है। अगली बात, साधन विहीन विद्यालय। विद्यालयों के पास भी संसाधन नहीं है। अभी जब यह कोरोना काल से होकर के हम सारे के सारे लोग गुजरे हैं तो हमने महसूस किया है कि अगर हम मोबाइल के माध्यम से भी घर घर तक सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं तो सबके पास उस तरह का मोबाइल नहीं था जिससे कि वो उस वीडियो को देख सकते, जिससे वह उस टॉपिक को देख सकते, जिससे वह उस अधिगम को कर सकते। और इसी तरह से बहुत से विद्यालयों के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि वहां से कुछ प्रसारित हो सकता है। बहुत से विद्यालयों के पास में निरंतर उस व्यवस्था को देने के लिए उचित सम्यक साधन थे ही नहीं। क्लासेस में वो चीजें नहीं थी कि बहुत सारी क्लासेस को एक साथ संप्रेषित किया जा सके। तो इस तरह से ये साधन विहीन विद्यालय भारत जैसे मुल्क में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। एक लंबे समय के बाद हम अपनी स्थितियों को परिवर्तन कर पाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी है ई अधिगम के मार्ग की। एक और कमी, प्रशिक्षण रहित शिक्षक। कम से कम अध्यापक ट्रेंड तो हो कि उस तरह का ये अधिगम कराया कैसे जाएगा, इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होगा और कैसे इसका अधिकतम लाभ लिया जा सकेगा। जब अध्यापक ही ट्रेंड नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके पूरे फायदे नहीं उठाए जा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। एक और बात, ऊर्जा संसाधनों का अभाव। सब जगह सौर प्लेट्स नहीं लगी हुई हैं, सब जगह टर्बाइन्स नहीं है, सब जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है कि निरंतर ऊर्जा उत्पत्ति होती रहेगी। और जब ऊर्जा की उत्पत्ति रुक जाएगी, ऊर्जा का वह संसाधन हमारे पास नहीं होगा, तो हमारी डिवाइस बीच में ही काम करना बंद कर देगी और उससे बाधा हो जाएगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा के संसाधनों का यह अभाव ई लर्निंग के क्षेत्र में एक सीमा खड़ी कर देता है, वह उसकी लिमिटेशन के तहत बात आ जाती है। एक और बात, जागरूकता का अभाव। हम अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि हम समझ सकें कि हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्तर हैं अधिगम के, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक होते हुए उच्च तक। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे तो समझ ही नहीं पाते, लेकिन कभी कभी माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों से भी गलती होती है। और उस जागरूकता को जब हम पैदा नहीं कर लेते, जब तक कि हम जिस बिंदु पर फोकस करना है उसके लिए मानस को तैयार नहीं कर लेते, तब तक भटकाव हो सकता है। तब तक वह देख सकता है जो देखने में भले ही उसको अच्छा लगे, लेकिन वह अधिगम के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं। तो जागरूकता का अभाव भी एक कॉज है जो इसकी लिमिटेशंस को दर्शाता है। एक और बिंदु, परंपरागत रूढ़िवादी सोच। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यह वह साधन है जो सबसे अधिक गंदा है, जो हर उस स्थल पर गया है जो उपासना लायक स्थल पर ले जाने लायक नहीं है, और जिसको हम वाग्देवी मां शारदे का मंदिर कहते हैं।
अधिगम के लिए विशिष्ट पवित्र स्थल मानते हैं, वहां पर इस फोन को ले जाना भी बहुत सारे लोग वर्जित समझते हैं। जबकि इसके माध्यम से हम सीखते हैं। केवल फोन ही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं जो ई अधिगम में योग देते हैं। लेकिन हमारी रूढ़िवादी सोच ये कहती है कि इस सबको बाहर छोड़ो, दरवाजे के बाहर। जब हम उसको बाहर छोड़ देते हैं तब दिक्कत होती है। जब हम आरती या इस तरह का कोई कार्यक्रम इसके माध्यम से करते हैं तो परंपरागत रूढ़िवादी सोच वाले कहते हैं नहीं, सब मनुष्यों का योग होना चाहिए, इस यंत्र को बाहर रख दो, हम अपने आप कर लेंगे। तो ये जो हमारी सोच है वह भी कहीं साम्य के अभाव की वजह से इसमें ई अधिगम में बाधा बन जाती है और ये ई अधिगम की लिमिटेशंस में शामिल हो जाती है। हर चीज़ के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। ई अधिगम में ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक विशेष साधन के रूप में उभरा है, और चूंकि यह साधन के रूप में उभरा है तो भारतीयों की क्या संपूर्ण जनमानस की मदद कर रहा है, और यह मदद बहुत कारगर होगी। हम इसके लाभों को ले सके इस लायक हमको ही बनना है, और इसकी बहुत सारी सीमाओं की वजह हम हैं। तो ये ई अधिगम क्या है, इसके क्या लाभ है, इससे आशय क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसका वर्णन हमने यहाँ पर किया है। मैं समझता हूँ आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसके विभिन्न बिंदुओं को लिख सकेंगे। अगर आप जो कुछ भी मैंने कहा है इसको लिखित रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, PDF कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।